हेलो बडीज। नीट एक्सप्रेस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, मुझे पूरी उम्मीद है ना। और हम लोग नीट एक्सप्रेस सीरीज में एनसीईआरटी का रिवीजन भी कर रहे हैं। जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं इस समय वो है हमारी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एनसीईआरटी क्लास 11th की यूनिट 3 है, जहां पर चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो अगर आपने पिछली 4 वीडियोज नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी नीट एक्सप्रेस सीरीज की। और उस प्लेलिस्ट में जाके पहले पुरानी 4 वीडियोस आप जरूर देखिएगा, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। और इन वीडियोस के थ्रू हम एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी वीडियो है। उसमें हम लोग पढ़ के आ रहे थे, पिछली वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास दो टॉपिक हैं, एक है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस एंड सेकंड टॉपिक इज राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज। तो सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन वाले टॉपिक में हमने बात की थी कि सेल एनवेलप में 3 लेयर पाई जाती हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, जो मिडिल होती है उसे सेल वॉल कहते हैं, और जो सबसे अंदर लेयर होती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बात कर ली थी, हमने सेल वॉल के बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में। आप सभी जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्वान के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ये बात हम सेल थ्योरी में बात कर चुके हैं, जो आपका वीडियो नंबर 2 था एक्सप्रेस सीरीज में। ठीक, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर है वो सेलेक्टिवली परमेबल, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ मॉलिक्यूल को क्रॉस होने देती है, आर पार आने जाने देती है, और कुछ मॉलिक्यूल को क्रॉस नहीं होने देती। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल का नेचर फ्रीली परमेबल है, मतलब सेल वॉल किसी भी मॉलिक्यूल के लिए रुकावट पैदा नहीं करता है। जो मॉलिक्यूल आना जाना चाहे आ जा सकता है। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो सेलेक्ट करती है कि कौन सा मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ जा सकता है, इसलिए उसे सेलेक्टिवली परमेबल के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा प्रोकैरियोट में, ये एकदम यूकैरियोट की तरह है स्ट्रक्चरली एंड नेचर भी सेम है। मतलब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी सेम है और नेचर भी सेम है। इस स्ट्रक्चर को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जहां पर हम बात करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो यूकैरियोटिक सेल में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए दिया गया है, लेकिन उस मॉडल में जो स्ट्रक्चर आपको बताया गया वही स्ट्रक्चर सेम प्रोकैरियोट पे भी लागू होता है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है, सिमिलर स्ट्रक्चर दोनों का है। ठीक, अब देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ फोल्डिंग्स बनाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं कि ये साइटोप्लाज्म की तरफ कुछ फोल्डिंग का फॉर्मेशन करती है, और ये जो फोल्डिंग यहां पर है वो वेसिकल ट्यूब्यूल या लैमेली के फॉर्म में होते, और इन फोल्डिंग को मीसोसोम के नाम से जाना जाता है। मीसोसोम। तो मीसोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बनते हैं। ये जो इनफोल्डिंग है ये 3 रूपों में हो सकते हैं, वेसिकल ट्यूब्यूल और लैमेली के फॉर्म में। ठीक है। और इनके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, यहां पर लिखा हुआ है एंजाइम्स। यहाँ पर एंजाइम्स पाए जाते हैं, और ये जो एंजाइम होते हैं बेटा, ये एंजाइम रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। तो ये जो मीसोसोम है इनके कई सारे काम है, फंक्शंस ऑफ मीसोसोम। तो इनका मेन काम है रेस्पिरेशन करना। हमारी सेल में, यूकैरियोटिक सेल में, जो रेस्पिरेशन का काम है वो माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया होते नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए नहीं जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया हो गए रेस्पिरेशन के लिए, प्रोकैरियोट में मीसोसोम हो गए। अब मीसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों का फंक्शन सेम है। अगर दो स्ट्रक्चर का काम सेम होता तो उन्हें हम लोग कहते हैं एनालॉगस। तो देखो कि लिखा है मीसोसोम आर एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। तो एनालॉगस मतलब सिमिलर फंक्शनली, दोनों का काम एक जैसा है, तो दोनों एनालॉगस हो गए। दूसरा काम सेल वॉल फॉर्मेशन, यानी ये जो मीसोसोम है बेटा ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करना। जैसे यहां देख सकते हैं एक सेल में अगर 2 पिकोग्राम डीएनए है और रेप्लिकेशन हो जाए तो रेप्लिकेशन के बाद डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है। अगर किसी सेल में 2 पिकोग्राम डीएनए है
और रेप्लिकेशन हो गया तो अगली सेल में 4 पिकोग्राम हो जाएगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए की मात्रा डबल हो जाएगी। सिक्रीशन प्रोसेस से कोई चीज बाहर निकलनी है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, ये बहुत खास है और ये कॉन्सेप्चुअल है। देखिए, अगर कभी भी मेम्ब्रेन फोल्ड करेगी तो फोल्डिंग होने से हमेशा हमेशा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा और सरफेस एरिया बढ़ने से जो यहां पर एंजाइम है इनकी मात्रा भी बढ़ जाएगी, एंजाइमेटिक कंटेंट भी यहां पर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ प्रोकैरियोट में जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फोल्डिंग करके एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे क्रोमेटोफोर कहा जाता है। और इस क्रोमेटोफोर के अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं। कौन से पिगमेंट? क्लोरोफिल। और अब क्लोरोफिल है तो काम तो पता ही चल गया क्या हो जाएगा। क्लोरोफिल पिगमेंट फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे। अब अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो फोटोसिंथेसिस होती है वो क्लोरोप्लास्ट करते हैं और साइनोबैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर है। तो क्रोमेटोफोर और क्लोरोप्लास्ट दोनों का काम सेम है, तो काम सेम है तो क्या कहेंगे? एनालॉगस। यानी माइटोकॉन्ड्रिया मीसोसोम के एनालॉगस है और जो क्रोमेटोफोर है ये क्लोरोप्लास्ट के एनालॉगस स्ट्रक्चर है। तो निमोनिक भी बन गया MMCC, मतलब MM का एनालॉगस हो जाएगा और CC का एनालॉगस हो जाएगा। अब आते हैं सरफेस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सेल एनवेलप के अंदर ये टॉपिक है, सरफेस स्ट्रक्चर। तो सरफेस स्ट्रक्चर 3 तरह के होते हैं बैक्टीरिया में, फ्लैजिला, पाइली और फिम्बरी। सरफेस स्ट्रक्चर का मतलब जैसे हमारी स्किन से हेयर बाहर निकले, वैसे बैक्टीरिया की बॉडी से सेल वॉल से बाहर क्या निकले हैं? फ्लैजिला, पाइली और फिम्बरी। क्या डिफरेंस है? बैक्टीरियल फ्लैजिलम की बात करें तो बैक्टीरियल फ्लैजिलम जो होता है, फ्लैजिलम इज द सिंगुलर फॉर्म, फ्लैजिला इज द प्लूरल फॉर्म। तो बैक्टीरियल फ्लैजिलम के 3 पार्ट होते हैं। एक है आपको दिखाई दे रहा है ये लंबा वाला पार्ट, फिलामेंट। दूसरा ये हुक दिखाई दे रहा है और तीसरा बेसल बॉडी। जो हुक है ये बहुत ही चौड़ा हिस्सा है, थिकेस्ट पार्ट होता है और सबसे लंबा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज द फिलामेंट, लॉन्गेस्ट पोर्शन। अब फ्लैजिला का काम क्या? फ्लैजिला का काम है मोटिलिटी या लोकोमोशन करना। यानी फ्लैजिला की मदद से बैक्टीरिया मूव कर सकता है, चल सकता है। जैसे हम लोग चलने के लिए पैर है हमारे पास, वैसे बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला है। लेकिन बैक्टीरिया में जरूरी नहीं कि फ्लैजिला हो, बैक्टीरिया में फ्लैजिला हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर फ्लैजिला है तो ये मोटाइल होंगे और फ्लैजिला नहीं है तो फिर ये नॉन मोटाइल हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। अगर मोटाइल है तो फ्लैजिला होंगे और नॉन मोटाइल तो फ्लैजिला नहीं होंगे। फ्लैजिला का नंबर और अरेंजमेंट भी अलग अलग बैक्टीरिया में वेरिएबल होता है। तो ये बात भी एनसीईआरटी ने आपको लिख के बताई है। अब पाइली और फिम्बरी की बात करते हैं। पाइली और फिम्बरी में पाइली इलोंगेटेड मतलब लंबे, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और जो फिम्बरी है ये ब्रिसिल लाइक फाइबर, ब्रिसिल जो टूथ ब्रश होता है ना उसमें जो हेयर निकले होते हैं उन्हें ब्रिसल्स कहते हैं। तो जो फिम्बरी है वो ब्रिसिल लाइक स्ट्रक्चर है, पाइली जो है इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। और इनका क्या काम नहीं है ये ज्यादा पूछा गया नहीं कि क्या नहीं करते हैं। तो पाइली और फिम्बरी की अगर बात करें तो ये मोटिलिटी में कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं। फ्लैजिला, पाइली, फिम्बरी तीनों ही सरफेस स्ट्रक्चर है। फ्लैजिला का काम मोटिलिटी में है लेकिन पाइली और फिम्बरी का काम मोटिलिटी में नहीं है। तो फिर ये क्या करते हैं? पाइली और फिम्बरी की बात करें तो इनका काम है अटैचमेंट। ये अटैचमेंट में मदद करते हैं। कहां पर? टू रॉक्स इन स्ट्रीम। मान लो कोई बैक्टीरिया नदी में बहता हुआ जा रहा है, अब उसे किसी जगह पर रुकना है तो चट्टान से चिपकने में पाइली फिम्बरी मदद करेंगे। दूसरा, टू द होस्ट टिश्यूज। अगर कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आ गया बीमारी कॉज करने, तो हम होस्ट हो गए उसके, और हमारी बॉडी में किसी टिश्यू से चिपकने के लिए, अटैचमेंट के लिए पाइली और फिम्बरी का यूज करेंगे। अगला टॉपिक हमारे पास है प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज। प्रोकैरियोटिक सेल में 2 ही टॉपिक हमारे पास है, एक है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन और दूसरा टॉपिक है राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। तो सेल एनवेलप और उसके जो मॉडिफिकेशन थे हमने पढ़ लिए। क्या मॉडिफिकेशन पढ़े हमने उसमें? मीसोसोम के बारे में, क्रोमेटोफोर के बारे में मॉडिफिकेशन ही थे। वहीं पर सरफेस स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ लिए। अब बात करते हैं राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज। राइबोसोम आप जानते हैं अकेला ऐसा ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों सेल में कॉमन है, और हम ये भी जानते हैं कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है।
प्रेजेंट इन ऑल सेल, कोई भी सेल हो, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई, हर सेल में राइबोसोम पाया जाएगा। राइबोसोम बना होता है दो चीजों से, आरएनए और प्रोटीन से। और राइबोसोम में जो प्रोटीन है ये 80 टाइप की होती, 80 तरह की प्रोटीन होती। नीट 2023 में सवाल पूछा गया था। और आरएनए जो है बेटा ये न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और डीएनए दो ही न्यूक्लिक एसिड है। तो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, इसीलिए हम इनको कहते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन या सिंपली न्यूक्लियो प्रोटीन कह सकते हैं। तो राइबोसोम आर न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर। अब आरएनए वैसे तीन तरह के होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। आरआरएनए इज राइबोसोमल आरएनए क्योंकि राइबोसोम को बनाता है। एमआरएनए इज मैसेंजर आरएनए एंड टीआरएनए इज ट्रांसफर आरएनए। जेनेटिक्स में डिटेल में इसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए, जो 70s राइबोसोम होता है बेटा, प्रोकैरियोट में 70s टाइप का राइबोसोम होता है जिसकी दो सब यूनिट होती हैं। एक छोटी वाली सब यूनिट जो होती है वो 30s होती है, और जो बड़ी वाली सब यूनिट होती है वो 50s होती है। और 30s और 50s मिलके कितना बनाते हैं, 70s का फॉर्मेशन करते हैं। अब ज्यादा मैथ मत लगा देना तुम लोग कि सर 30s और 50s मिलके 80s हो जाएगा, तुम भी तो नहीं लगा रहे हो, लगा रहते ना। हाँ देखो, हमारे जो कैमरा मैन है ना, ये भी दिमाग लगा रहे थे, कह रहे सर को ये भी नहीं आता है, 30 और 50 मिलके 70 को ही बता देगा। तो यहां पर मैथ नहीं यूज करनी, दिस इज बायोलॉजी। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, क्योंकि जो एस है वो एस है स्ट्रेडबर्ग यूनिट, और इससे हमें जोड़ना घटाना नहीं आता है। अब जैसे मैं कहूं कि भाई 30 मीटर का एक तार है और एक 50 मीटर का तार है, दोनों को जोड़ तो कितना हो जाएगा, 80 मीटर, क्योंकि मीटर को हम जोड़ना जानते हैं। लेकिन ये जो एस है, दिस इज द स्वेडबर्ग यूनिट, और इसको मैथमेटिकली जोड़ नहीं सकते, तो याद करना पड़ेगा कि 30 और 50s मिलके 70s टाइप के राइबोसोम का फॉर्मेशन होगा। साइज की बात करते हैं, तो जो 70s राइबोसोम का साइज होता है बेटा, वो इसकी जो चौड़ाई है 15 नैनोमीटर है और लंबाई 20 नैनोमीटर है। तो जैसे कमरा है, मान लो कोई कमरा 10 मीटर लंबा है, 10 मीटर चौड़ा, तो हम कहते हैं कमरा 10 बाई 10 का है। या कोई कमरा मान लो कि 15 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा, तो हम कहते हैं 10 बाई 15 का कमरा हमने लिया है। तो वैसे यहां पर भी कहेंगे 15 बाई 20 नैनोमीटर। वैसे सेल के साइज जो हमने याद किए थे सारे माइक्रोमीटर में याद किए थे, राइबोसोम का साइज नैनोमीटर में, यानी सेल की तुलना में काफी छोटा है, क्योंकि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर -9 मीटर होता है। ठीक है, तो 15 बाई 20 नैनोमीटर ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम यानी 70s राइबोसोम का साइज हो जाएगा। काम की बात करते हैं, तो राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, ये प्रोटीन को बनाती हैं, इसलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज के नाम से जानते हैं। राइबोसोम इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। अब ये देखो, ये एक सिंगल हमारे पास एमआरएनए, इसको धागा समझ लो, इस एमआरएनए पे हमने कई सारे बलून बांध दिए, बलून को राइबोसोम समझ लो। तो एक सिंगल धागे पर कई सारे बलून जोड़ दिए, उसी तरह एक सिंगल एमआरएनए पे कई सारे राइबोसोम जोड़ दिए, दैट इज कॉल्ड पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। वैसे पॉली का मतलब ही होता है मेनी, तो कई सारे राइबोसोम जोड़ दिए गए। और पॉलीसोम क्या करता है, पॉलीसोम एमआरएनए को, ये एमआरएनए को ट्रांसलेट करता है प्रोटीन में, मतलब काम वही रहेगा यार, राइबोसोम एक हो चाहे बहुत सारे हो, काम तो प्रोटीन बनाने का ही करेंगे। तो लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है कि पॉलीसोम में जो राइबोसोम है वो एमआरएनए को ट्रांसलेट करते हैं प्रोटीन में। अब ये ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, पूरा टॉपिक है, 1.5 घंटे का पूरा टॉपिक, उसको डिटेल में हम लोग रिवाइज करेंगे। अगला टॉपिक है इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज जो होती है बेटा, स्टोरेज करने का काम करती है। और प्रोकैरियोट में तो फिर सीधी बात है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी। 4 तरह की होती है इंक्लूजन बॉडी। कितनी तरह की हैं, 4 तरह की इंक्लूजन बॉडी एनसीईआरटी में दी गई हैं। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल एंड गैस वैक्यूल। ये चौथी है गैस वैक्यूल। अब गैस वैक्यूल कहां पाई जाती है ये आपको याद करना है। प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिनको आप बीजीए कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये तीनों अलग अलग, एनसीईआरटी ने एक ही लाइन में लिखा, बहुत कंफ्यूजिंग। एनसीईआरटी कैसे लिखता बताता हूं आपको। एनसीईआरटी ने लिखा है कि गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब बच्चा इसमें ढेर हो जाता है कि कहना क्या चाहते हो भाई, क्या कहना चाह रहे हो, इतना एंड लगा दियो ना, बच्चा कंफ्यूज, तो कहां कहां एंड लगा दें। तो वहां 3 बातें लिखी, एनसीईआरटी कहता है ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन,
तो वही मैंने लिख दिया, ब्लू ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन। तो ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इनमें गैस वैक्यूल प्रेजेंट होती हैं जो गैस को स्टोर करती हैं, और स्टोरेज करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इंक्लूजन बॉडीज। तो यहां पर आपका टॉपिक कंप्लीट होता है प्रोकैरियोटिक सेल। अगली वीडियो में हम यूकैरियोटिक सेल की शुरुआत करेंगे, और यूकैरियोटिक सेल में जो 11 टॉपिक हैं उनको वीडियो बाय वीडियो एक्सप्रेस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अगर पुरानी वीडियोस आपने नहीं देखे तो उनको जरूर देखिएगा, ताकि आप चैप्टर को कनेक्ट कर पाए। इस सीरीज में ये कोशिश हमारी है कि हम सारे चैप्टर का रिवीजन यहाँ यूट्यूब पर करें। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और व्हाट्सएप ग्रुप पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए और टेलीग्राम ज्वाइन करने के जो लिंक और डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं, एक्सप्रेस सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, तो उस प्लेलिस्ट में जाके पुरानी वीडियोस को भी आप रिवाइज कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में यूकैरियोटिक सेल के साथ मिलेंगे। जय हिंद।